हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर होगा। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एंड इसके अलावा जो बाकी तीनों सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनकी क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है वो सितंबर 2021 का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर। सो इसके अंदर हमारे पास में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, सारे 2-2 मार्क्स के हैं। सो ये कंप्लीट 20 मार्क्स का हो गया सेक्शन ए। देन सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स के, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो ये जो हो गया ये कंप्लीट 20 मार्क्स का हो गया। देन सेक्शन सी जो है इसके अंदर हमारे पास 9 पार्ट्स हैं, इसमें से हमें जो है सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। एंड ये सारे 5-5 मार्क्स के हैं, तो सेक्शन सी जो है ये कंप्लीट 35 मार्क्स का हो गया। सो इस तरीके से हमारा जो पूरा पेपर है वो हो गया 75 मार्क्स का। सो अब हम इसके जो क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं उनके 1 बाय 1 करके जो है आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक सॉल्यूट की एबिलिटी होती है जिससे कि वो सॉल्वेंट के साथ मिलकर के एक होमोजीनस सोल्यूशन जो है वो फॉर्म कर लेता है। इसी एबिलिटी को जो है सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू फॉर्म अ होमोजीनस सोल्यूशन बाय डिजॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज आइडियल सोल्यूशंस। सो आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऐसे सोल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं हर एक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, उन्हें जो है आइडियल सोल्यूशंस कहा जाता है। ठीक है। एंड जो आइडियल सोल्यूशंस होते हैं इनकी मिक्सिंग के टाइम पर किसी भी तरह की हीट जो है ना ही तो एब्जॉर्ब होती है ना ही जो है रिलीज होती है, तो इसलिए इसका जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो 0 रहता है। नो आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन जो है, मतलब बेंजीन एंड टोल्यूइन को जो मिक्स करा जाता है उसका जो कंप्लीट मिक्सचर होता है वो एक आइडियल सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। सो इसकी डेफिनेशन होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ केमिकल सब्सटेंस रिलीजेस और एब्जॉर्ब्स ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट अकरिंग विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी एक हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है जिसकी स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो रही है एंड टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये सब्सटेंस जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है उसको जो है लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है। सो बहुत ही सिंपल इसका मतलब हो गया कि कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है बिना टेम्परेचर को चेंज करे उसकी स्टेट चेंज होती है, तो उस टाइम पे जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है एब्जॉर्ब होती है उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लासी स्टेट्स। सो इसके अंदर हमें ग्लासी स्टेट क्या होता है उसके बारे में बताना है। सो ग्लासी स्टेट इज डिफाइंड एज amorphous, glassy or non-crystalline solids having the mechanical properties of a liquid as well as a solid depending on the condition। मतलब ग्लासी स्टेट जो है ये एमॉर्फस, ग्लासी या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड ये चीज़ डिपेंड किसके ऊपर करती है कि वो सॉलिड के रूप में रहेगा या लिक्विड के रूप में रहेगा, ये कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो ग्लासी स्टेट होती है इसे सुपरकूल लिक्विड भी कहा जाता है। एंड इसके एग्जांपल है सिंथेटिक रबर एंड सिलिकेट ग्लासेस एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहाँ पर हमें ये बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशो लाइट वेलोसिटीज़ का सब्सटेंस के अंदर एंड डिवाइडेड बाय वैक्यूम के अंदर। जनरली क्या कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये लाइट वेलोसिटीज़ का रेशो होता है अलग अलग मीडियम्स के अंदर। जनरली जो है एक मीडियम वो एयर होता है एंड दूसरा मीडियम जो है वो कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो एन होता है इट इज़ इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इंटरफेशियल टेंशन। सो इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो इंटरफेशियल टेंशन जो है ये वो फोर्स होती है जो कि दो इमिसिबल लिक्विड फेजेस जो है उनके इंटरफेस पर अप्लाई होती है। ठीक है। जैसे इंटरफेस क्या होगा, जैसे दो कोई भी लिक्विड है उन दोनों के बीच का जो बाउंड्री रहेगी उसे हम इंटरफेस कहते हैं। तो किन्हीं भी दो इमिसिबल लिक्विड के इंटरफेस पे जो फोर्स अप्लाई होती है उसे इंटरफेशियल टेंशन कहा जाता है। एंड इसे हम फोर्स
पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं। तो इसलिए इंटरफेशियल टेंशन का फॉर्मूला होता है इट इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, एंड इसकी ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर होती है। नेक्स्ट इज HLB स्केल। सो HLB स्केल जो है ये क्या होती है, ये एक ऐसी स्केल होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि एक जो पोलर पार्ट होता है सरफेक्टेंट का, उसकी साइज एंड स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर पार्ट, इस चीज़ को एक्सप्रेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, ये जो है ये स्केल 0 to 20 होती है। इसी स्केल को जो है HLB स्केल कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम HLB स्केल जो है उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो ये जो है ये HLB स्केल है जो कि 0 to 20 तक रेंज करती है। इसके अंदर जो 0 to 10 वाला पार्ट होता है वो लाइपोफिलिक पार्ट होता है, देन जो 10 to 20 वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। साथ ही साथ 0 to 3 वैल्यू वाले जो हैं वो एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। 3 to 8 जो हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। 7 to 9 जो है वो वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स होते हैं। देन 8 to 16 जो है वो ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। देन 13 to 16 जो है वो डिटर्जेंट्स होते हैं। 16 to 20 जो है वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम HLB स्केल जो है उसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर 2 मार्क्स के अंदर इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्सेशन। सो कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो एक साथ एसोसिएट होती हैं एंड उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को जो है कॉम्प्लेक्सेशन कहा जाता है। अब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ये जो है डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म के द्वारा फॉर्म होते हैं। मतलब एक जो कंपाउंड है वो डोनर की तरह काम करता है, दूसरा जो है वो एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो इस तरीके से जो है हम सिंपली कॉम्प्लेक्सेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बफर। सो बफर जो है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। सो इसकी एप्लीकेशंस जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, सेकेंड एप्लीकेशन इज फर्मेंटेशन, थर्ड इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका रोल रहता है, फोर्थ इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर भी बफर्स जो है इनका रोल रहता है, नेक्स्ट इज डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। सो बफर्स क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के pH को चेंज होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारे के सारे जो हैं बफर्स की एप्लीकेशन हो सकती है। बफर जो है इनका बहुत ही वाइड यूज़ रहता है। नाउ नेक्स्ट इज यूटैक्टिक मिक्सचर्स। सो यूटैक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, when two or more solid particles are mixed together in a certain ratio and the melting point reduces and they convert into liquid, then this mixture is known as eutactic mixture. So eutactic mixture का simply ये मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा solid particles को एक साथ mix किया जाता है एक fixed ratio के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है उसका complete melting point जो है वो कम हो जाता है and वो जो complete mixture है वो liquid के अंदर convert हो जाता है। इसी मिक्सचर को जो है यूटैक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, सो ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये बताना है कि सरफेस टेंशन होता क्या है, देन हमें अलग अलग मेथड्स बताने हैं जिसके द्वारा सरफेस टेंशन को डिटरमाइन किया जाता है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये 3rd यूनिट में से है। सबसे पहले हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे। तो सरफेस टेंशन जो होती है ये वो फोर्स होती है जो कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्ट करती है एंड ये जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसलिए इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद में हमें मैथड्स बताने हैं जिनके द्वारा हम सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट इज कैपिलरी राइज मेथड, सेकंड इज लेबोरेटरी मेथड जिसके अंदर ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड आते हैं, थर्ड इज डू नॉय रिंग मेथड एंड फोर्थ इज विल्हेल्मी प्लेट मेथड। अब इन सारे मेथड्स को जो है 3rd यूनिट के नोट्स के अंदर कम्प्लीटली एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिलरी राइज मेथड के बारे में, देन उसके बाद में लेबोरेटरी मेथड ड्रॉप काउंट एंड ड्रॉप वेट मेथड के बारे में, देन इसके बाद में नेक्स्ट है डू नॉय रिंग मेथड एंड लास्ट है विल्हेल्मी प्लेट मेथड। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पर जो अच्छे से डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप नोट्स के अंदर चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इन डिटेल। सो सबसे पहले इसके अंदर जो जो फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में लिखना है। देन जो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड होती है, मतलब लिक्विड को लिक्विड के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है उसे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। सो ये जो क्वेश्चन है वो 1st यूनिट के अंदर से है।
सबसे पहले हमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं सॉल्युबिलिटी को वो भी लिखा हुआ है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, सेकेंड है प्रेशर, देन थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ है pH, देन नेक्स्ट है पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, नेक्स्ट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को। ना सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को हमें डिटेल के अंदर बताना है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, जो कि होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड देन साथ ही साथ हम यहाँ पर बाइनरी सोल्यूशन जो है इनके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, क्लासीफाई द कॉम्प्लेक्सेस इन डिटेल विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है 4th यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। इस चीज़ को डिफाइन करना है, मतलब इसका ये होता है कि ड्रग एक्शन के ऊपर कॉम्प्लेक्सेशन का क्या इफेक्ट होगा वो हमें बताना है। दूसरा, जो कॉम्प्लेक्सेस है उनका क्लासिफिकेशन डिटेल के अंदर लिखना है, साथ ही साथ जो है उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। यहाँ पर जो है कंप्लीट टॉपिक लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से ड्रग एक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। जब एक बार कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, एंड जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं वो होती हैं सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन एंड कंडक्टेंस ऑफ द ड्रग। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी चेंज हो जाती हैं। ड्रग का जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है इससे कभी कभी जो है ये अच्छा रहता है एंड कभी कभी जो है ये थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग का एक्शन जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट एक्सप्लेन करना है कि ड्रग एक्शन जो है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में कंप्लीट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। देन इसके बाद में सेकेंड पार्ट के अंदर हमें जो है कॉम्प्लेक्सेस को क्लासीफाई करना है। यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्सेशन या फिर कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट इज़ मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्ड इज़ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। देन इनके भी सब टाइप्स होते हैं। मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक टाइप, देन किलेट्स, देन ओलिफेन टाइप एंड देन एरोमेटिक टाइप। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आते हैं डोनर एक्सेप्टर टाइप एंड देन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। एंड इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आते हैं चैनल लैटिस टाइप, क्लैथरेट्स, लेयर टाइप, मोनोमोलिकुलर टाइप एंड मैक्रोमोलिकुलर टाइप। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पर जो है इन कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। 4th यूनिट जो है उसी के अंदर इसकी एप्लीकेशंस भी है कॉम्प्लेक्सेशन की, जैसे कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो फिजिकल स्टेट के अंदर रहती है। क्या होता है कि फिजिकल स्टेट जो है वो इम्प्रूव हो जाती है कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से। देन सॉलिड स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। देन सॉल्युबिलिटी जो है वो भी एनहांस हो जाती है। डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो भी कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से एनहांस हो जाता है। देन टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। देन एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। देन जो मेटल पॉइजनिंग है उसके अंदर एंटीडोट की तरह भी कॉम्प्लेक्सेशन काम करता है। एंड देन एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है वो भी कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से इम्प्रूव हो। ये सारी जो है एप्लीकेशंस होती हैं कॉम्प्लेक्सेशन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉल्स लॉ। ये जो है हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर सॉल्युबिलिटी के अंदर जो है रॉल्स लॉ आता है। रॉल्स लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन सोल्यूशन। मतलब रॉल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि गिवन टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट का वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट के। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट हमारे पास ए है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा पी ए वो इक्वल टू होगा पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट होती है। देन जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप साथ में इसके अंदर लिख सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशंस। सो बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। सो ये जो है 5th यूनिट में से है ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है ये ऐसे बफर सोल्यूशंस होते हैं जिन्हें जो डेलिकेट मेम्ब्रेन्स होती है हमारी बॉडी की वहाँ पर इन्हें अप्लाई करा जाता है या फिर वहाँ पर जो है इन्हें यूज़ करा जाता है। इन्हें बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो टोनिसिटी होती है वो सेम होती है जो हमारे पास में हमारे बॉडी का जो सोल्यूशन है, बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, उससे सेम इसका जो है टोनिसिटी होती है। तो इस वजह से ये जो होता है बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन या फिर जो स्वेलिंग है वो कॉज नहीं करता। जैसे कि ब्लड जो है उसकी कंसनट्रेशन होती है 0.9% W/V/NaCl। तो जो ये बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है इसकी जो कंसनट्रेशन है वो भी सेम रहती है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की स्वेलिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। देन इसके अंदर हम टोनिसिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। देन जो 3 टाइप्स के सोल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, इनके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन बाइंडिंग। सो प्रोटीन बाइंडिंग जो इसका क्या मतलब होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 4th यूनिट में से है। सो यहाँ पर जो है प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में लिखा हुआ है। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोटीन एंड ड्रग के बीच में जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे जो है प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब जो ब्लड प्रोटीन्स प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना, यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा हुआ है प्रोटीन बाइंडिंग का कि वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। देन फैक्टर्स कौन कौन से प्रोटीन बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था, उसी के बारे में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन द टू लेयर्स हैज़ अ डेफिनाइट वैल्यू। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंड साथ ही साथ जो कंप्लीट सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होना चाहिए। तो जो 2 लेयर्स हैं उनका जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन होता है उसकी जो है एक डेफिनाइट वैल्यू होती है। मतलब मान लेते हैं जो सॉल्वेंट ए है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है C1 एंड जो सॉल्वेंट बी है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है C2। तो C1/C2 जो है वो इक्वल्स टू होगा कांस्टेंट या फिर उसकी जो एक डेफिनाइट वैल्यू होगी जिसे हम KD कह सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बारे में हम और भी लिख सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको डिराइव किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। नाउ लास्ट 7th क्वेश्चन के जो ये चारों पार्ट हैं, चारों ही सेकेंड यूनिट के अंदर से दिए हुए हैं, जो कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो ये चारों टॉपिक्स जो हैं सेकेंड यूनिट के अंदर से हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है ऑप्टिकल रोटेशन। सो ऑप्टिकल रोटेशन का क्या मतलब होता है? ये वो एंगल होता है जिससे जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट करता है जब एक पोलराइज्ड लाइट जो है वो एक लेयर ऑफ लिक्विड से पास करती है। ठीक है, अब जो ऑप्टिकल रोटेशन है इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कहा जाता है। देन इसके बारे में हम और भी जो है वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, देन ऑप्टिकल रोटेशन के बाद में सेकंड क्वेश्चन है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये रेशो होता है बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब परमिटिविटी जो मीडियम की है एंड डिवाइडेड बाय जो परमिटिविटी फ्री स्पेस की, इसका जो रेशो होता है उसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम यहाँ पर और भी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट। सो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि 2 ओपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस है उनके बीच के सेपरेशन को मेजर करना जो है वो डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। जनरली इसे जो है म्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी। क्यू मतलब वो चार्ज है एंड डी मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन, देन इसके बारे में आगे भी हम और जो है वो लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एसिड या बेस जो है एक सोल्यूशन के अंदर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, उसे जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे कि एक हमारे पास में AB है तो ये डिसोशिएट हो रहा है A+ एंड B- के अंदर। सो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट KD इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A+ मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B- एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। ठीक है, ये जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने AB को जो है एक एसिड माना है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम और जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट होता है विद सोल्यूशन। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।